हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में। इसका हम प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस देखेंगे। ये H2S मिलता कहाँ है? या तो वोल्केनिक गैसेस के अंदर है, स्प्रिंग्स वाटर में है, या तो फिर एटमॉस्फेयर में भी ट्रेसेस में है, और ऐसे कई सोर्सेज हैं। अब एटमॉस्फेयर के अंदर H2S होता है तो क्या होता है? देखिए, हमारे जो सिल्वर ऑर्नामेंट्स या जो सिल्वर आर्टिकल्स हैं, इनके ऊपर करोजन जो है सल्फाइड का हो जाता है और उसकी वजह से कलर जो है डल होने लगता है। तो सिल्वर का जो ब्लैकनिंग है दैट इज ड्यू टू करोजन। और वो करोजन में कौन सा केमिकल यूज हो गया? जो एटमॉस्फेयर का H2S है। तभी आपने देखा है कि जब हम ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, वहाँ पे जो आर्टिकल्स जो सिल्वर के हैं वो क्या शाइनिंग होते हैं, वो आप ऑब्जर्व कीजिए। और जब घर के अंदर हम यूज करना शुरू कर देते हैं तो यूज करने के बाद उसका कलर जो है डल हो जाता है। फिर जब हम जाते हैं सफाई कराने के लिए सिल्वर ऑर्नामेंट्स को तो फिर चमक जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो H2S है उसने बना दिया सल्फाइड लेयर, और ये सल्फाइड लेयर को हम डाइल्यूट HCl से धो देते हैं तो फिर से वो चमक आ जाता है। तो अभी H2S का प्रिपरेशन हम देखेंगे, और लैब के अंदर जो है जो एपरेटस यूज हो रहा है वो है किप्स एपरेटस। देखिए, आप तो लैब में गए होंगे, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया होगा, और यदि मान लिया आपने स्टार्ट नहीं किया है तो इस लैब एपरेटस को, ये किप्स एपरेटस को आप यहाँ मेरे डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, किप्स एपरेटस में आप देख रहे हैं कि 1 2 3 ऐसे जो है बॉल चैम्बर हैं, और इसके अंदर ये जो बाहर का है, ये देखिए इसका ट्यूब नीचे तक आ गया। मतलब अब यहाँ पे यदि आप कोई केमिकल डालेंगे तो सीधे ये यहाँ तक आ जाएगा। तो देखिए, डाइल्यूट H2SO4 हमने डाला है और ये डाइल्यूट H2SO4 यहाँ तक आ गया है, बॉटम तक है। अब हम क्या करते हैं, ये सेकेंड वाला जो भाग है इसको हम ऐसा खोल लेते हैं, और खोलने के बाद FeS के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं उसके अंदर हम डाल देते हैं। ये देखिए, ये मैंने टुकड़े डाल दिए, मतलब खोलने के बाद। तो ये हमने डाल के इसको फिर पैक कर दिया। अब क्या होगा, यहां से जैसे जैसे जो है ये H2SO4 जो है आएगा यहाँ पे, तो जो रिएक्शन होगा, अब ये देखिए धीरे 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 ऊपर आएगा, और ये जो है इसके साथ H2SO4 रिएक्ट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा वो देखते हैं। ये है फेरस सल्फाइड, इसमें हमने H2SO4 डाइल्यूट लिया है, तो ये हो जाएगा FeSO4 और यहाँ से बन जाएगा H2S। तो इक्वेशन हो गया FeSO4 एंड प्लस H2S। अब देखिए, ये गैस बन चुका है, ये गैस इस एम्प्टी स्पेस के अंदर है। जब आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं, ये क्लोज्ड है, तो क्या होगा, गैस इसको ऐसा प्रेशर डालेगा। अब देखिए, यहां से जो है इस तरह से आप देखेंगे यहाँ गैप, थोड़ा सा गैप होता है। मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ इस लाइन से। ये देखिए एक गैप होता है, जैसे यहाँ पे भी जो है ये थोड़ा सा, मतलब ये पैक है लेकिन ये इस तरह से है। तो अब क्या होगा, यहाँ से जब गैस जो है, जब गैस इसके ऊपर प्रेशर डालेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, और जैसे ही ऊपर जाएगा तो इसके कांटेक्ट से खत्म हो जाएगा। देखिए, अभी मान लीजिए यहाँ पे है और गैस हमने यूज नहीं किया, तो इतना प्रेशर क्रिएट हुआ कि ये गैस को ये यहाँ से प्रेस करके इसको अंदर से, ये देखिए यहाँ से ऐसे ऊपर भेज देगा, और इसका कांटेक्ट जो है H2SO4 से खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको यूज करेंगे तो यूज करते ही जो है प्रेशर कम होगा, और ये पूरा का पूरा केमिकल अंदर आएगा और इस तरह से ये ऊपर आ जाएगा। तो बिफोर प्रिपरेशन ऐसा जो है हम देखेंगे कि लेवल जो है कम रहता है, लेकिन जब एक बार यहाँ से गैस हमने यूज कर लिया, प्रेशर ड्रॉप हो गया, तो प्रेशर ड्रॉप होने से ये जो है पूरा का पूरा केमिकल अंदर आ गया, और ये अंदर आने की वजह से ये ऐसा फैल जाएगा। अब इस H2S का हम यूज क्या करते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस में जब हम लेते हैं साल्ट एनालिसिस, तो वहां क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये सेकेंड ग्रुप एंड फोर्थ ग्रुप के कैटायंस को डिटेक्ट करने में यूज होता है। तो आपने ये प्रिपरेशन देख लिया, और इसका यूज भी हो गया कि ये किप्स एपरेटस से H2S प्रोड्यूस करते हैं, जो हमें कैटायंस को डिटेक्ट करने में काम आता है। लेकिन देखिए, यहाँ जो H2S जो प्रोड्यूस हुआ, ये FeS इम्प्योर है, तो इस H2S के साथ कुछ हाइड्रोजन की भी इम्प्योरिटी होती है। तो यदि आप प्योर हाइड्रोजन, प्योर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें ये लेना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे फॉर प्योर H2S। अब यहाँ से आपको लेना पड़ेगा Sb2S3 एंटीमनी सल्फाइड, और फिर यहाँ पे आप HCl का रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ से बनेगा SbCl3,
और यहाँ से हो जाएगा 3H2S। तो इसलिए ये जो है प्योर H2S हो गया, लेकिन यहाँ पे ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन भी मिलेगा। इसलिए जो है किप्स एपरेटस लैब के लिए है, जहाँ क्वालिटेटिवली हम यूज कर रहे हैं कि डिटेक्ट करने के लिए कि सेकेंड ग्रुप का कैटायन फोर्थ ग्रुप का कैटायन प्रेजेंट है या नहीं। अब सेकेंड ग्रुप जो मैंने कहा, सेकेंड ग्रुप, तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉपर, CD, PB और ये जो है +2 वाले जो हैं इस तरह से आयंस होते हैं। और फोर्थ ग्रुप कैटायन, अब ये देखिए यहाँ पे हम क्वालिटेटिव एनालिसिस का डिस्कशन नहीं करेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस के चैप्टर में करेंगे। फोर्थ ग्रुप में हम देखते हैं कोबाल्ट +2 है, निकिल +2 है, Mn +2 है और Zn +2 है। तो साल्ट एनालिसिस में इन आयंस को डिटेक्ट करने के लिए हम H2S यूज करते हैं, लेकिन H2S का यूज जो है वो अलग अलग ढंग से होता है। एक में HCl के साथ होता है, एक में NH4OH एंड NH4Cl के साथ होता है, जो हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज में कहीं ना कहीं आएगा ही। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आप H2S के केमिकल प्रॉपर्टीज में हम वेरियस केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, जैसे कि इसका कंबसन हो गया, इसके बाद जो है थर्मल डिकम्पोजिशन है, विथ मेटल्स है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसल्फाइड है, रिड्यूसिंग नेचर है, ऐसे कई रिएक्शंस जो हैं हम लोग अभी देखेंगे। तो देखिए इसमें रिएक्शंस क्या क्या हैं। एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन, कंबसन है, एसिडिक नेचर है, विथ मेटल्स है, विथ मेटल ऑक्साइड है, प्रेसिपिटेशन विथ साल्ट्स। देखिए H2S का यूज जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस में होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो कैटायंस हैं उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो वहाँ पे सेकेंड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप कैटायंस को हम H2S से डिटेक्ट करते हैं, इसलिए कहते हैं विथ साल्ट्स। और वहाँ पे हम देखेंगे कि सेकेंड ग्रुप फोर्थ ग्रुप कौन से होंगे। फिर है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसल्फाइड्स, जहाँ सल्फर ज़्यादा हो क्वांटिटी से। इसके बाद रिड्यूसिंग नेचर में ढेर सारे रिएक्शंस हैं। आप देख रहे हैं कि H2O2, O3, SO2, KMnO4, K2Cr2O7, HNO3, ये सारे रिएक्शंस हैं। तो वन बाय वन हम सारे रिएक्शंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हमारा है थर्मल डिकम्पोजिशन। ये देखिए पहला हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। अब देखिए जब हम H2S को हम हीट करते हैं तो इससे बनता है H2 एंड S, H2 गैस एंड सल्फर। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये टेम्परेचर रेंज कैसे है। टेम्परेचर रेंज क्या है जिसमें स्टार्ट होता है डिकम्पोजिशन और फिर फाइनल एंड भी हो जाता है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इक्वेशन। H2S से आप देखेंगे ये H2 एंड प्लस S। तो यहाँ हम लिख सकते हैं decomposition starts at 310 degrees Celsius and completes when reaches 1700 डिग्री सेल्सियस। तो एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है यहाँ ऑब्जर्व होता है। धीरे धीरे डिकम्पोजिशन भी हो रहा है और टेम्परेचर हम देखते हैं ये बढ़ते भी जाता है। तो ये था थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके बाद सेकंड जो है, ये देखिए फर्स्ट हो गया, अब सेकंड है कंबसन। तो सेकंड जो है कंबसन है। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम इसका कंबसन करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्वांटिटी कम है या ज़्यादा है, इस पे डिपेंड करेगा प्रोडक्ट क्या है। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग H2S प्लस O2। यहाँ से देखिए H2O बनेगा एंड प्लस SO2। अब इसको बैलेंसिंग देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए 2 एंड 1 3 है, तो ये हो जाएगा 3/2। लेकिन फ्रैक्शनल लिखने का प्रैक्टिस नहीं है तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2। अब ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे देखिए इस तरह से 2। 4 हाइड्रोजन बैलेंस है, सल्फर 2 बैलेंस है, ऑक्सीजन कितना है 6। यहाँ पे देखिए 2 2 4 एंड 2 6, ये बिल्कुल बैलेंस है। यहाँ पे ये एक्सेस में है, ऑक्सीजन क्वांटिटी बिल्कुल सफिशिएंट है। अब यदि मान लीजिए ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाए तब लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड O2 में क्या होगा देखते हैं। ये देखिए H2S प्लस O2, तो ये हो जाएगा लिमिटेड सप्लाई या रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई जो है, तो यहाँ हो जाएगा H2O एंड प्लस सल्फर। तो यहाँ 2 टाइम्स हम लिख लेंगे, 2 टाइम्स
ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो H2O प्लस सल्फर। अब इसको नोट कीजिए। सबसे पहले आप इन रिएक्शंस को देख लीजिए ताकि आपको मालूम चले कि आगे के रिएक्शंस कौन कौन से आने वाले हैं, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर आप नोट कर लीजिए। एसिडिक नेचर में देखिए जो H2S है यह वीक डाई बेसिक एसिड है। इसका मतलब हो गया हमारे पास दो तरह के साल्ट बनेंगे, एक तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा और एक सल्फाइड होगा। तो इसके पहले आयोनाइजेशन को देखते हैं और उसके बाद फिर बेस के साथ रिएक्शन देखेंगे। यहाँ पे देखिए यह है H2S, यहाँ से होगा ये H प्लस एंड HS माइनस। अब यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है इस तरह से भी आ जाएगा कि अब ये हो जाए 2H प्लस एंड S2 माइनस। मतलब ये दो तरह से आयनाइज होगा, जिसमें कि एक बेसिसिटी मतलब एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और हाइड्रोजन सल्फाइड कंपाउंड बनेगा, और दूसरे में जो है सल्फाइड बनेगा। तो इस तरह से जो है बेसिसिटी 2 की वजह से इस तरह का इक्विलिब्रियम साइन पे हम लिखते हैं। अब हम देखते हैं जब ये एसिडिक है तो NaOH के साथ रिएक्शन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप NaOH प्लस H2S, तो यहाँ पे एक तो चांस है कि इस तरह से NaHS बन जाएगा, तो NaHS और ये जो एक रिप्लेस हुआ H वो देगा H2O। और दूसरा चांस क्या है कि ये NaOH प्लस H2S, इससे हमें मिल जाएगा Na2S, मतलब ये सल्फाइड। दोनों तरह से जो है हम आयनाइज करके इसको आंसर लिख सकते हैं। तो ये Na2S प्लस हो जाएगा 2H2O। तो इट फॉर्म्स 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स, तो वो लिखेंगे हम यहाँ पे, इट फॉर्म्स 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स। कौन कौन से होंगे? एक तो हाइड्रोजन सल्फाइड या बाइसल्फाइड होगा और दूसरा होगा सल्फाइड। तो पहला है हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब HS माइनस वाला जो है, और दूसरा जो है ये हो जाएगा सल्फाइड। तो ये हमारा था एसिडिक नेचर। अब हम लेंगे विथ मेटल्स और उसके बाद फिर लेंगे विथ मेटल ऑक्साइड। देखते हैं क्या रिएक्शन होगा। तो यहां पे 4th विथ मेटल्स। अभी देखिए विथ मेटल्स क्या है, यहां पे सीधे सल्फाइड बन जाएगा जो भी मेटल लेंगे। तो इसमें जो है हम लोग कॉपर लेंगे, सिल्वर लेंगे, सोडियम लेंगे, और यहाँ पे हम मैग्नीशियम या कैल्शियम भी ले सकते हैं। देखते हैं रिएक्शन क्या होगा। Cu प्लस H2S, यहाँ से CuS प्लस हाइड्रोजन मेटल है, इसके साथ हम हीट कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे बनेगा Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। यहाँ भी हाइड्रोजन, बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है, जो भी मेटल है उसका सल्फाइड बनेगा। यहाँ पे देखिए Na प्रोडक्ट हो जाएगा Na2S और प्लस हाइड्रोजन आ जाएगा। उसी तरह से या तो मैग्नीशियम या कैल्शियम जो भी लेना है, सेकेंडरी ग्रुप का भी एलिमेंट हम ले लेंगे, Mg प्लस H2S। यहाँ से हमें मिलता है MgS एंड प्लस हाइड्रोजन। तो ये विथ मेटल हो गया। अब इसी तरह से यदि हम मेटल ऑक्साइड लेंगे, अब देखिए मेटल के साथ ऑक्सीजन होगा, वो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस H2 के साथ बना देगा H2O। तो बिल्कुल इसके जैसे ही रिएक्शन है, जहां H2 था मेटल के साथ, H2O होगा मेटल ऑक्साइड के साथ। तो यहां पे 5th वन विथ मेटल ऑक्साइड्स। अब यहाँ पे मेटल ऑक्साइड में हम एक कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं, एक जिंक ऑक्साइड ले लेते हैं। ये देखिए CaO प्लस H2S, ZnO प्लस H2S। आप कैल्शियम ऑक्साइड ले सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड ले सकते हैं, जो भी ऑक्साइड है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है ये CaS प्लस H2O, ये जो है ZnS प्लस H2O। अब इसी तरह से यदि मैंने कॉपर ऑक्साइड ले लिया तो कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या होगा, CuS एंड प्लस H2O। तो विथ मेटल ऑक्साइड इस तरह से रिएक्शन होता है। तो एसिडिक नेचर विथ मेटल ऑक्साइड। तो कुछ सीक्वेंस आपको नजर आ रहा है, मेटल के साथ H2, तो मेटल ऑक्साइड के साथ H2O। क्वालिटेटिव एनालिसिस में कौन सा कैटायन साल्ट के अंदर प्रेजेंट है ये डिटेक्ट करने के लिए
हमें H2S की ज़रूरत होती है। जितने भी कैटायंस हैं उनको हमने कई ग्रुप्स में सॉल्युबिलिटी के बेस्ड पे जो है डिवाइड कर दिया है। देखिए, ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस का है, आपका 12th का जो एग्ज़ाम होगा, चाहे वो बोर्ड हो, CBSE हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम हो, उसके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में एक साल्ट आपको दिया जाएगा और आपको फाइंड आउट करना है कि इस साल्ट के अंदर कौन सा पॉजिटिव आयन है। तो उस सिस्टमेटिक एनालिसिस में हम देखते हैं कि कैटायंस को अलग अलग ग्रुप्स में हम डिवाइड कर देते हैं और हर ग्रुप में जो कैटायंस हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर रिएजेंट होता है। अब ये H2S, तो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस का जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो वहाँ पे हम सारा डिटेल लेंगे, सॉल्युबिलिटी क्या है, कैटायंस क्या है। यहाँ पे हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि H2S जो है वो किस तरह से जो है कैटायन को डिटेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले जब H2S किसी साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो उस कैटायन का सल्फाइड बनाएगा, और जो सल्फाइड होगा उसके कलर बिल्कुल अलग अलग होंगे। तो उनके कलर और उसके बाद उनकी सॉल्युबिलिटी, आगे जो फर्दर प्रोसेस है उससे हम कंफर्म करते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कि साल्ट्स के साथ जो प्रेसिपिटेशन है उसमें हमने ले लिया है क्वालिटेटिव एनालिसिस का सेकेंड ग्रुप एंड फोर्थ ग्रुप। तो पहले आपको बताता हूँ कि सेकेंड ग्रुप के अंदर कौन कौन से कैटायंस हैं, और फोर्थ ग्रुप के अंदर यदि मैं सिंपली कहूँ विद साल्ट्स और कोई भी साल्ट लिख दूँ तो ठीक है, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि H2S जो है कहाँ पे यूज हो रहा है, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम का ये पार्ट है और इस पे कई क्वेश्चंस भी बनते हैं। यदि आप जेई लिख रहे हैं तो आप जेई एडवांस में देखिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस एक चैप्टर ही है। लेकिन यदि आप जेई एडवांस नहीं भी लिख रहे हैं तो चाहे नीट लिख रहे हो, चाहे जेई में लिख रहे हो, प्रैक्टिकल एग्जाम तो आपका है ही ना। तो उस प्रैक्टिकल एग्जाम में हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा साल्ट एनालिसिस में कौन सा रिएजेंट कहाँ यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए, ग्रुप जो है 1, 2, 3, 4 ऐसे कई ग्रुप्स रहेंगे वहाँ पे। तो हम लेते हैं कि सेकेंड ग्रुप में कौन कौन से कैटायंस है। सेकेंड ग्रुप, अब यहाँ पे देखिए, कॉपर है, लेड है, Hg है, Cd है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, इसके बाद बिस्मथ है। ऐसे जो है हमारे पास ये ढेर सारे कैटायंस हैं, और इन कैटायंस के ऊपर देखिए चार्ज जो है वो +2 है। जब आपके पास साल्ट है तो इस तरह से जो है आपके चार्ज होंगे। अब यहां पे हम ये देखेंगे कि जो फोर्थ ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप, उसके अंदर कौन कौन से जो है आयंस होंगे। यहां पे देखिए, जिंक है, मैंगनीज है, निकिल है एंड कोबाल्ट है। Zn के ऊपर +2 है, यहाँ पे +2, यहाँ भी +2 और यहाँ भी +2 है। क्लियर है ये? अच्छा, यहाँ पे देखिए Sb2S3 बनता है, S2S3, यहाँ पे +3 कर लीजिए। ये +3 वाले हैं हमारे पास। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, ये जो है +2 वाले हैं पूरे। अब क्या होगा कि सेकेंड एंड फोर्थ ग्रुप में दोनों में ही H2S क्यों यूज होता है? अब दोनों में सल्फाइड है। हम जब सिस्टमेटिक एनालिसिस करते हैं तो एक ही टेस्ट ट्यूब को अलग अलग ग्रुप के कैटायंस के लिए टेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब यदि मान लीजिए आप सेकेंड ग्रुप का टेस्ट कर रहे हैं तो सेकेंड ग्रुप में ये सब हैं, फोर्थ ग्रुप में ये हैं, तो इनको अलग अलग ग्रुप में हमने डाला क्यों? तो हम देखते हैं कि ये जितने भी ग्रुप्स बने हैं उसमें सॉल्युबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो बताइए, सेकेंड ग्रुप के बाद यदि फोर्थ ग्रुप आ रहा है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फाइड, यहाँ पे देखिए सल्फाइड ही बनने वाला है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फाइड जो है सेकेंड ग्रुप का, वो लेस देन है फोर्थ ग्रुप। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ ये रहेगा, solubility of second group sulfides is less than solubility of fourth group sulfide। ये देखिए, अब सेकेंड ग्रुप में सल्फाइड, जैसे मान ली एक जगह CuS बना है, यहाँ पे ZnS बना, तो CuS की सॉल्युबिलिटी कम है, ZnS की ज़्यादा है। और देखिए, जब सॉल्युबिलिटी कम हो तो जल्दी से प्रेसिपिटेट हो जाता है। क्यों? थोड़ा सा ही क्वांटिटी बनने के बाद ये सैचुरेटेड हो जाता है और एक्स्ट्रा क्वांटिटी जो प्रेसिपिटेट के जैसा आ जाता है। अब यदि मान ली इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा जब सल्फाइड बनेगा, ZnS, MnS, NiS, COS, जब ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा
तब जाके जब सॉल्युबिलिटी एक्सीड होगा तब प्रेसिपिटेट होगा। अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि सॉल्युबिलिटी कम है तो क्या है, ज़्यादा है तो क्या है, कौन जल्दी से प्रेसिपिटेट होगा, कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे भी नहीं आया। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे आप क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, मान लीजिए क्लास के अंदर जो है 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, और मैंने कहा कि आज मैं कैडबरीज जो है, हाइपोथेटिकली मैं कैडबरीज जो है आपको बांट रहा हूँ मैं, और मैंने कहा कि देखिए जो आपने मन में ठाना है कि इतना ही चॉकलेट मुझे चाहिए, यदि आप सैचुरेट हो जा रहे हैं तो प्लीज़ क्लास से आप बाहर चले जाएंगे, तो मैं समझूंगा आप प्रेसिपिटेट हो गए। समझ रहे मेरी बात? सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को एक्सीड करता है, एक्स्ट्रा क्वांटिटी जो बना वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। अब एक स्टूडेंट जो है, मैं सबको एक साथ ही दे रहा हूं, सबको एक चॉकलेट, सबको 2 चॉकलेट, इस तरह से दिया। अब एक स्टूडेंट जो है सिर्फ 3 चॉकलेट से जो है वो सैचुरेट हो जाना चाहता है। इसका मतलब जब तक 3 चॉकलेट मिला तब तक वो बैठा रहेगा, लेकिन जैसे मैं चौथा चॉकलेट फेंकूंगा वो चौथा चॉकलेट फेंक के और चला जाएगा, मतलब ये प्रेसिपिटेशन हो गया। इसकी सॉल्युबिलिटी कम थी, 3 चॉकलेट से वो सेटिस्फाइड था, इसलिए जल्दी चला गया। अब एक स्टूडेंट, उसको 10 चॉकलेट चाहिए, मैंने 4 बांटे, 5 डिस्ट्रीब्यूट किए, 6, 7, 8 सब बैठे हुए हैं, बोले कि नहीं हमारा टर्न आया नहीं, हम तो सैचुरेटेड हुए नहीं। जब 10 चॉकलेट हुआ तो जिस स्टूडेंट का जो सैचुरेशन पॉइंट 10 चॉकलेट से हो गया, 11वां चॉकलेट मिलते ही वो फेंकेगा 11वां चॉकलेट और वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। मेरी बारी आएगी, मैं तो 300 चॉकलेट, मैं तो सबसे लास्ट में जाऊंगा। लेकिन चलिए अब यहां पे देखते हैं हम लोग कि जो जिंक सल्फाइड बना, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें H2S का रिक्वायरमेंट है। यहां पे कम सॉल्युबिलिटी है तो कम H2S का रिक्वायरमेंट है। अब ये जो कम और ज्यादा, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपको। तो जब हमें कम सॉल्युबिलिटी वाले जो है सल्फाइड बनाने हैं, कम H2S चाहिए, कम सल्फाइड आयन चाहिए, तब हम H2S को इन प्रेजेंस ऑफ HCl हम पास करते हैं। अब इन प्रेजेंस ऑफ HCl जब हम H2S को पास करते हैं तो HCl तो हम फर्स्ट ग्रुप में ले लेते हैं और सेकंड ग्रुप में हम H2S पास करते हैं। तो HCl और H2S के बीच में जो है, अब देखिए लिसा क्लियर प्रिंसिपल हम अप्लाई करेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोसीड हो जाता है इक्विलिब्रियम। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उस पर कॉमन आयन का इफेक्ट ऐसा होता है कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो देखते हैं यहां पे क्या होगा। सेकेंड ग्रुप रिएजेंट जो है यहां पे HCl प्लस H2S। देखिए H2S की बात कर रहे हैं, लेकिन ये प्रेजेंस ऑफ एसिड है। तो प्रेजेंस ऑफ एसिड जो है वो क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं कि H2S तो वीक एसिड है, ये देता है 2H प्लस एंड S2 माइनस, ये आयनाइज हो गया। अब HCl तो स्ट्रॉन्ग है, जैसे ही HCl हम डालेंगे तो ये तो कंप्लीट आयनाइज हो जाएगा। तो जैसे ही हमने वाटर में HCl डाला, ये आयनाइज हो गया, यहां से बना H प्लस एंड Cl माइनस। अब बताइए हमारे पास कॉमन आयन क्या है, कॉमन आयन H प्लस है। और जब किसी इक्विलिब्रियम में आप प्रोडक्ट साइड कोई चीज ऐड कर रहे हो जो कॉमन है, तो रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये H प्लस कुछ सल्फाइड आयन को लेकर ही H2S बनाएगा। मतलब जो सल्फाइड हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl। दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट H2S है, जिसका आयनाइजेशन हो चुका है, उसके आयनाइजेशन को हमने रिड्यूस कर दिया। तो अब देखेंगे यहाँ पे आयोनाइजेशन ऑफ H2S इज रिड्यूस्ड। और क्या कारण है, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। अब आपको समझ आ रही है, ये देखिए ये H प्लस यहाँ है, H प्लस यहाँ है, कॉमन है, आपने प्रोडक्ट ऐड किया, बैकवर्ड साइड में जो है रिएक्शन चला गया और सल्फाइड की क्वांटिटी कम हो गई। क्यों, इन मेटल्स के आयंस के यदि हमें प्रेसिपिटेट करना है तो हमें सल्फाइड का जो है क्वांटिटी कम चाहिए, तो सल्फाइड क्वांटिटी कम है तो इन प्रेजेंस ऑफ HCl डाला। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाई टू डिटेक्ट कॉपर, कैडमियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, लेड, H2S is passed in presence of HCl। तो हमारा आंसर क्या होगा, सिंस द solubility of this sulfide is very much less, that's why
H2S is passed in presence of HCl. अब जब HCl के प्रेजेंस में आपने H2S पास किया, then due to common ion effect सल्फाइड जो है कम बनेगा। अब कम जरूरत है तो ज्यादा देने की जरूरत क्या है? यदि आपने ज्यादा दे दिया तो फोर्थ ग्रुप में जो ये कैटायन वहां प्रेजेंट है वो यहीं पे जो है आ जाएंगे और ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और हम क्या सोच रहे हैं कि यहाँ तो हम H2S डाल रहे हैं सेकेंड ग्रुप के लिए, लेकिन H2S किसका टेस्ट कर दे रहा है? फोर्थ। तो हमें कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने से जो है, अब जैसे उस क्लास के अंदर यदि मैक्सिमम कैपेसिटी किसी स्टूडेंट की 20 थी और एक साथ में 100 चॉकलेट दे दूं तो सारे लोग भाग जाएंगे, सारे लोग चले जाएंगे, क्योंकि सब प्रेसिपिटेट, सब सैचुरेट हो चुके। तो हमें कंट्रोल करके देखना है कि कौन 3 चॉकलेट से प्रेसिपिटेट होता है, कौन 5 से, कौन 10 से। तो उसी तरह से जो लेस क्वांटिटी ऑफ सल्फाइड से है उन आयंस को यहां सेकेंड ग्रुप में रखा गया है और जिनका ज्यादा है उनको यहां पे रखा गया फोर्थ ग्रुप में। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये देखिए इस टेस्ट ट्यूब में पहले हम जो है सॉल्यूशन ले लेते हैं। ये हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट। अब यदि आपको सेकेंड ग्रुप के लिए टेस्ट करना है तो यहां से आप एक ड्रॉप जो है, 1 या 2 ड्रॉप जो है HCl डाल दीजिए और HCl डालने के बाद इसके अंदर जो है आप H2S गैस को पास कीजिए। जैसे ही आपने देखा कि H2S गैस पास करने के बाद यहाँ पे जो है ऐसा देखिए ये प्रेसिपिटेट बन गया, ये देखिए ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट। तो ये बता रहे हैं कि H2S रिएक्ट कर चुका है और ये जो है साल्ट CuS, PbS, HgS कुछ भी हो सकता है। यदि ये येलो आ जाता है तो कौन सा है ये? कैडमियम, कैंड्री येलो, लेमन येलो, इस तरह से हम करते हैं। आर्सेनिक भी वैसे ही येलो है। जो एंटीमनी है उसका जो सल्फाइड होगा वो होगा ऑरेंज कलर का और इसका लास्ट जो बिस्मथ का वो होगा ब्राउन। तो एक साल्ट, 2 साल्ट हम लेंगे, इसका भी डायरेक्ट देखेंगे कि कलर इनका जो है कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे मान लिया मैंने लिया कॉपर सल्फेट। चलिए कॉपर सल्फेट लेके इसके अंदर हम H2S पास कर दिए और किसके प्रेजेंस में? HCl। क्योंकि कॉमन आयन की वजह से जो सल्फाइड आयन है वो लेस प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि हमें लेस चाहिए यहाँ पे। तो ये देखिए CuSO4 था, ये हो जाएगा CuS प्लस H2SO4। ये जो CuS बना ये है ब्लैक प्रेसिपिटेट, ब्लैक प्रेसिपिटेट। तो ये ऐसा हमने ले लिया। उसी तरह से अब यदि मान ली एक साल्ट लेड एसीटेट आपको दिया गया हो, हम कोई भी साल्ट दे सकते हैं क्योंकि हमें तो कैटायन का टेस्ट करना है। तो जैसे एक टेस्ट मैं करता हूं लेड एसीटेट के लिए, ये देखिए CH3COO ट्वाइस Pb, या Pb आप इधर लिखिए, दोनों ही चलता है, प्लस H2S। और देखिए इसको लिखना मत भूलिए HCl, इसका HCl का क्या रोल है मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ से PbS और ये हो जाएगा एसिटिक एसिड। तो ये हो जाएगा PbS, ये भी ब्लैक इन कलर है, PbS प्लस यहाँ से बन जाएगा CH3COOH और ये हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो प्रेसिपिटेट है ये भी है ब्लैक कलर का, तो PbS। तो रिएक्शन जो है इसी तरह से होता है। अब जैसे मान लीजिए HgCd, मैं यहाँ पे इनके फॉर्मूले लिख देता हूँ और कलर, तो बिल्कुल इसी तरह से रहेगा। साल्ट में जो है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। तो अब मैं देखता हूँ कलर, ये देखिए HgS ये हो गया ब्लैक। इसके बाद CdS, जब हम लेंगे CdS और एक है आर्सेनिक का, ये देखिए CdS, इसके बाद S2S3, तो इनको हम बोलेंगे येलो। ठीक है। अब यदि SbS3, तो अब ये Sb+3 है तो ये क्या बनाएगा? Sb2S3। अब ये जो Sb2S3 बना, इसका कलर हम देख रहे हैं कि ये हो जाता है ऑरेंज। तो यहां पे है ऑरेंज कलर का। और ये जो Bi+3 है इससे बनेगा Bi2S3। तो यहां पे Bi2S3 ये हो जाएगा ब्राउन कलर। तो ये देखिए आप, ये हो गया हमारा ब्राउन कलर। तो इस तरह से जो है डिफरेंट कलर के जो है प्रेसिपिटेट मिलते हैं जहां पे हम H2S HCl के साथ यूज कर रहे हैं। अब वही यदि सेकेंड ग्रुप के बजाय यदि फोर्थ ग्रुप का हमें टेस्ट करना है
तो फिर क्या होगा, देखिए वहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है सल्फाइड आयन चाहिए, और वहाँ पे हम यूज़ करते हैं H2S इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH एंड NH4Cl। तो हम देखते हैं वहाँ पे क्या होगा। तो ये फोर्थ ग्रुप हम लिखेंगे, फोर्थ ग्रुप। और फोर्थ ग्रुप के अंदर कौन कौन से हैं, जिंक है, Mn है, Ni है, CO है, और सबका जो चार्ज है ये +2 ही है। यहाँ पे आपने देखा कि कुछ +2 वाले थे और कुछ +3 वाले थे। अब फोर्थ ग्रुप में जो सल्फाइड है इनका जो है सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज सल्फाइड्स। अभी जो भी आयंस हमने लिया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज सल्फाइड्स इज मोर, hence HCl is passed in presence of NH4OH and NH4Cl। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये NH4OH NH4Cl क्यों ऐड किया, इनका क्या रोल है, किस तरह से ये सल्फाइड आयन को इंक्रीज कर रहे हैं, वो दोनों चीजें मैं आपको बताता हूं। इसको पहले आप नोट कीजिए। फोर्थ ग्रुप के कैटायन के लिए जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि NH4Cl और NH4OH डालते हैं। सेकेंड ग्रुप के लिए HCl डाला है और फोर्थ ग्रुप के लिए NH4OH एंड NH4Cl। वहां पे कॉमन आयन इफेक्ट था जिससे हमने सल्फाइड को सप्रेस किया था, H2S के आयनाइजेशन को सप्रेस किया था ताकि सल्फाइड कम मिले। यहाँ पे सल्फाइड क्यों ज़्यादा बनेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से यहाँ से क्या होगा, 2H प्लस एंड S2-। ये इस तरह से जो है सल्फाइड आयन बना। अब यदि मान लीजिए हम यहाँ से NH4OH डालते हैं, ये देखिए, तो यहाँ बनेगा NH4 प्लस एंड OH-। अब क्या होगा, ये जो H प्लस H2S की वजह से बना है और OH- जो NH4OH की वजह से, इनमें जो है कॉम्बिनेशन होगा तो बन जाएगा वाटर। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये H प्लस एंड OH-, ये देखिए H प्लस है, ये OH- है, यहाँ से हमें मिलता है H2O। अब ये मुझे बताइए, इस इक्विलिब्रियम पे ये भी देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ भी आयनाइजेशन ऐसा है, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन यहाँ पे जब OH- आया तो H प्लस को निकाल दिया, मतलब आपने इस इक्विलिब्रियम से प्रोडक्ट को निकाल दिया। और यदि आप प्रोडक्ट को निकालेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में। इसका मतलब जब फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा तो मोर एंड मोर सल्फाइड आयन हमें मिलते जाएंगे, और हमें सल्फाइड आयन ज़्यादा चाहिए क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। तो अब सवाल उठता है कि OH का तो फंक्शन हमने देख लिया, फिर NH4Cl का क्या काम है, NH4Cl हमने क्यों डाला वो भी देखते हैं। ये देखिए NH4Cl भी इसमें हमने डाला है, तो यहाँ से बनता है NH4 प्लस एंड Cl-। अब देखिए, जैसे ही आपने NH4 प्लस डाला तो मोर सल्फाइड आयन प्रोड्यूस हो गया, कॉमन आयन इफेक्ट। अच्छा, ये देखिए, इसको हम कहते हैं रिवर्स आयन इफेक्ट। जो कॉमन आयन था उसके अंदर कॉमन था और यहाँ अपोजिट आयन है, तो इसको कहते हैं रिवर्स आयन इफेक्ट। इसको कहते हैं, आप लिखिए, रिवर्स आयन इफेक्ट। अब रिवर्स आयन इफेक्ट की वजह से मोर एंड मोर सल्फाइड आयन प्रोड्यूस हो गया, लेकिन कहीं इतना ज़्यादा ना प्रोड्यूस हो कि दूसरे कैटायंस जो आगे के ग्रुप में रखे गए हैं वो भी सल्फाइड बना लें। इसलिए हमने NH4Cl को भेजा कि NH4Cl जाओ और अपने कॉमन आयन की वजह से इसके आयनाइजेशन को कंट्रोल करके रखो। हमें कोई भरोसा नहीं है NH4OH पे, हो सकता है इतना ज़्यादा OH- दे दे कि बिल्कुल ही जो है सल्फाइड आयन बढ़ जाए, और जो फोर्थ ग्रुप के बाद भी जो कैटायंस हैं वो यहीं पे सल्फाइड बना दे क्योंकि उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में दिया है, NH4Cl। अब NH4Cl क्या करेगा, यदि NH4OH थोड़ा सा ज़्यादा आयनाइज हो रहा है, ये बोलेगा कंट्रोल कंट्रोल, ज़्यादा नहीं देना, जितना कहा गया उतना देना। तो ये इसको कंट्रोल कर रहे हैं, ये इसको कंट्रोल कर रहे हैं, और ये हमारे एक्सपेरिमेंट में प्रेसिपिटेट बना रहा है जो अलग अलग कलर के सल्फाइड होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर हो गया। सेकेंड ग्रुप के अंदर सेकेंड ग्रुप के अंदर हमारा कौन सा इफेक्ट है, यह है
कॉमन आयन इफेक्ट। और फोर्थ ग्रुप में कौन सा है? रिवर्स आयन इफेक्ट, जो अपोजिट आयन इफेक्ट, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे ZnCl2। अब देखिए ZnCl2 को जब हमने H2S में, H2S हमने पास किया एक्वस सॉल्यूशन में, ये देखिए एक्वस सॉल्यूशन है, और यहाँ पे हम ऑलरेडी NH4OH NH4Cl हम ले चुके हैं। यहाँ से जो प्रेसिपिटेट बना ZnS, ये देखिए ZnS, और फिर ये हो जाएगा +2HCl, और ये जो है ये वाइट प्रेसिपिटेट है, ZnS का वाइट प्रेसिपिटेट है। ठीक है, तो एक जिंक हो गया। अब याद कीजिए सेकंड हमारे पास Mn का है, तो उसका भी कोई कंपाउंड ले लेते हैं। यदि मान लिया हमने MnCl2 लिया, क्लोराइड लेने से थोड़ा बैलेंसिंग इजी होता है, इसलिए हम क्लोराइड ले रहे हैं MnCl2। बाकी साल्ट तो कोई भी हो, आपको तो कैटायन से मतलब एनायन कुछ भी हो। MnCl2 प्लस H2S, ये हो गया MnS प्लस 2HCl। ये जो है इसको हम कहते हैं बफ कलर या फ्लैश कलर, ऐसा करके MnS का जो है प्रेसिपिटेट बनता है। और अब जो निकिल, इसका भी हम ले लेते हैं NiCl2। इसके बाद जो है हमारे पास निकिल हो गया, आप कोबाल्ट भी ले लेते हैं, कोबाल्ट COCl2। अब क्या होगा, ये दोनों +2 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं। जब हम H2S पास करेंगे तो यहाँ से बनेगा NiS, इसका कलर है ब्लैक, NiS का ब्लैक प्रेसिपिटेट है, प्लस 2HCl, देखिए प्रेसिपिटेट का साइन है। इसी तरह से कोबाल्ट सल्फाइड, ये भी है ब्लैक, और प्लस हो गया 2HCl। तो फोर्थ ग्रुप के अंदर 4 कैटायन थे, ये हमने लिया। और सेकंड ग्रुप में और भी कैटायंस हैं, लेकिन उतने एग्जाम्पल काफ़ी हैं। तो ये आप नोट कीजिए कि विद साल्ट्स में भी 2 कंडीशन हो गया, एक एसिडिक मीडियम के अंदर जब हमने HCl लिया, और यहाँ पे हो गया कि जब ये बेसिक मीडियम है, अल्कलाइन मीडियम है, जब हम NH4OH ले रहे हैं तो ये हो गया अल्कलाइन मीडियम। तो यहाँ पे लिख देंगे these are precipitated in alkaline medium। जब आपने NH4OH NH4Cl डाला है तो NH4OH की वजह से अल्कलाइन हो गया। तो एसिडिक मीडियम में भी H2S प्रेसिपिटेट करता है कुछ साल्ट्स में, और कुछ जो है ये अल्कलाइन मीडियम में भी करता है। अब कुछ ऐसे भी हैं जो ना ही अल्कलाइन की जरूरत है और ना ही एसिडिक की जरूरत है, लेकिन वहां भी प्रेसिपिटेशन होता है, वो भी देखते हैं। अब देखिए इन मेटल्स को यदि लें और इनके आयंस यदि हम चार्ज के साथ ले रहे हैं, तो अब ये देखिए सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, यहां तक जो सल्फाइड बनेंगे वो होते हैं व्हाइट इन कलर। और देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं व्हाइट, लेकिन इसको रिपोर्ट किया जाता है कलरलेस साल्ट। और जब क्रोमियम जो है वो देगा ब्राउन ब्लैक कलर का Cr2S3। तो किस तरह से रिएक्शन होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक मैग्नीशियम ले लेता हूँ और एक क्रोमियम, बाकी सिमिलर जो है। चलिए एक फर्स्ट ग्रुप का भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे NaCl प्लस H2S, ना ही एसिडिक मीडियम चाहिए ना बेसिक, बिल्कुल न्यूट्रल। तो यहाँ पे ये हो जाएगा Na2S एंड प्लस 2HCl। ये देखिए ये भी जो है कलरलेस हो गया। इसका यदि हम Mg ले लें, इसका भी क्लोराइड ले लेते हैं, MgCl2 प्लस H2S, ये हो गया MgS प्लस 2HCl। उसी तरह से यदि हम CrCl3 लेकर H2S, तो यहाँ हो जाता है Cr2S3 प्लस HCl। अब देखिए Cr2S3, तो ये हो जाएगा 6HCl, और ये जो है ये ब्राउन ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट है, बाकी सब वाइट है। ये जो है Cr2S3 इस तरह से। अब यहाँ पे क्या है कि जब हम CaS और MgS लेते हैं तो MgS तो वाइट प्रेसिपिटेट, लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आपको इजीली Na2S का प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, बल्कि ये डिजॉल्व्ड फॉर्म में ही आपको मिलेगा। तो इनके साथ जो है वाइट कलर के सॉल्यूशन बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा जब क्वांटिटी हो तो थोड़ा बहुत प्रेसिपिटेट हो सकता है, लेकिन ये तो येलो कलर, ये ब्राउन ब्लैक कलर का जो है ये प्रेसिपिटेट बनाता है। आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद फिर हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसल्फाइड। तो यहां हम लेंगे
फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसल्फाइड्स। अब पॉलीसल्फाइड्स के लिए हमें क्या करना है, हाइड्रोक्साइड लेना है और उस हाइड्रोक्साइड में H2S पास करना है। देखते हैं अब कौन कौन से जो है पॉलीसल्फाइड बनेंगे। जैसे मान ली हमने NaOH में H2S पास किया तो यहाँ से बना Na2S प्लस 2H2O। अब यहाँ से देखिए, यदि मान ली हम Na2S ले चुके हैं और यहाँ से फिर से जो है हम सल्फाइड को बढ़ा दें तो सोडियम पेंटासल्फाइड बनेगा। तो यहाँ से जो है, जैसे मान ली हमने Na2S ले लिया है तो पेंटासल्फाइड इज Na2S5। तो देखिए Na2S5 किस स्टेप से बनेगा। तो यहाँ पे जो Na2S है और प्लस H2S, देखिए 4 सल्फर यहाँ से यूज हो जाएगा तो ये हो जाएगा Na2S5 और प्लस 4 हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से यदि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो देखते हैं क्या रिएक्शन होगा। ये देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2S, यहाँ पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा CaS एंड प्लस ये हो जाएगा 2H2O। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ से ये रिप्लेस हुआ, इसके साथ OH आ गया 2H2O। अब ये जो CaS बना, जब इसके साथ H2S यूज होगा तो यहाँ से बन जाएगा CaS5 और प्लस हो जाएगा 4H2। इस तरह से पॉलीसल्फाइड का मतलब होगा जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उससे कहीं ज़्यादा हो। एक और इक्वेशन देखते हैं, हम लोग लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे H2S, तो सबसे पहले बनेगा अमोनियम सल्फाइड NH4 ट्वाइस S प्लस 2H2O। अब ये येलो अमोनियम सल्फाइड बनने का जो है प्रोसेस क्लियर हो गया। ये जो है NH4 ट्वाइस S है, इसमें जो है एक्सेस ऑफ H2S है, NH4 ट्वाइस S X का मतलब हो गया ये जो है क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, 6, 7, 8 ऐसा करके। तो अब यहाँ पे यदि मैं X लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा X प्लस 1। ये देखिए NH4 ट्वाइस S एक है, यहाँ से कितना हो जाएगा X, तो फिर इसके साथ क्या बनेगा XH2। अब ये जो अमोनियम पॉलीसल्फाइड जो बना है ये येलो कलर का होता है, इसलिए इसका नाम है येलो अमोनियम सल्फाइड, या इसको कहते हैं हम YAS। YAS है येलो अमोनियम सल्फाइड, तो YAS बन जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से पॉलीसल्फाइड भी H2S बनाता है। और इनमें तो हमने देखा है कि किस तरह से जो है प्रेसिपिटेट बनेगा, या जो दूसरे कलर जो है सॉल्युबल सल्फाइड भी बन सकते हैं। Na2S जैसा सॉल्युबल है तो ये जो है डिजॉल्व हो जाता है। और कई बार लैब के अंदर H2S क्रिप्स एपरेटस नहीं यूज करके वाटर के अंदर Na2S डिजॉल्व करके भी सल्फाइड आयन से हम काम चला लेते हैं ताकि पोल्यूशन ना हो, क्योंकि रॉटन एक स्मेल बहुत ही अनप्लेजेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है लैब के अंदर। तो इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। ये जो रिएक्शन है जिसमें हम रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H2S डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी बताइए, यदि H2S रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका मतलब जिससे रिएक्ट करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन से मैंने यहाँ बना दिए हैं, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है अपने जब ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेंगे तो H2S उनसे लेकर H2O प्लस सल्फर बना देगा। देखते हैं 1 बाय 1 रिएक्शन। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे दीज सब्सटेंसेस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब मालूम है कि रिडॉक्स रिएक्शन जो होगा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा। यदि ये रिड्यूसिंग नेचर है तो दूसरे वालों का ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा। 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे किस तरह से रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं H2O2। H2O2 क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ से देगा H2O एंड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। और ये नेसेंट ऑक्सीजन कौन लेगा, H2S।
ये देखिए नेसेंट ऑक्सीजन लिया, यहाँ से बना H2O और सल्फर जो है प्रेसिपिटेट हो गया। तो अब हम फाइनल इक्वेशन लिख सकते हैं। देखिए नेसेंट ऑक्सीजन जो है ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा H2O2 प्लस H2S, यहाँ से हो गया 2H2O प्लस सल्फर। अब देखिए 2H2O प्लस सल्फर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सल्फर जो है ये कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, -2। अब ये हो गया 0। तो यदि सल्फर जो है ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम H2S इज, अब ये देखिए -2 है, तो यहाँ लिखेंगे ऑक्सीडाइज टू सल्फर, जिसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, हेंस H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसी तरह से हम बाकी सबका भी रिएक्शन लिखेंगे। O3 से क्या होगा, O3 एक O देगा और H2S उसको ले लेगा। तो यहाँ पे यदि डायरेक्ट में इक्वेशन लिखो तो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए H2S प्लस O3, इसका मतलब हम O3 के साथ रिएक्शन ले रहे हैं। तो सेकेंड यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, तो यहाँ पे H2S प्लस O3, यहाँ से बनेगा H2O प्लस S प्लस O2, क्योंकि O3 तो O2 प्लस O देगा ना, इस तरह ऐसा हो जाएगा। इसके बाद हम लेंगे थर्ड वन है SO2। अब देखिए SO2 जो है जब रिएक्शन करेगा H2S के साथ तो क्या होगा, आप देखते हैं, ये H2S प्लस SO2, यहाँ से हो जाएगा H2O, ये देखिए 2 टाइम्स H2 एंड O, तो यहाँ से हो गया 3 टाइम्स सल्फर। इस तरह से H2S के साथ रिएक्शन हो गया। जब हम HNO3 में H2S को पास करते हैं तो यहाँ से कोलाइडल सल्फर मिलता है, डाइल्यूट से भी मिलेगा, कंसंट्रेटेड से भी मिलेगा, लेकिन कोलाइडल सल्फर मिलेगा। तो कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि इफ H2S इज पास्ड इन HNO3 then which of the following allotrope of sulfur is produced? वो लिखेंगे कोलाइडल सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, ब्लैक, जो लिखना वो लिखेंगे। हमारा आंसर क्या है, वो है कोलाइडल सल्फर। तो यहाँ पे फोर्थ लेंगे हम H2S है और प्लस हमने ले लिया है HNO3। अब यहाँ पे जो है बैलेंसिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम पार्शियल इक्वेशन मेथड यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यदि मैं लेता हूँ HNO3 कंसंट्रेटेड, तो यहाँ से बनेगा H2O प्लस NO2 एंड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। यस, बैलेंस हो गया। अब ये H2S जो है ये लेगा O और यहाँ से हो जाएगा H2O प्लस सल्फर प्रेसिपिटेट हो गया। अब ऐड करेंगे तो नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, H2S प्लस 2 HNO3 गिव्स 2 H2O प्लस 2 NO2 प्लस सल्फर। तो यहाँ भी जो है ये कोलाइडल सल्फर हो गया, कोलाइडल सल्फर। इसी तरह से अब बाकी भी देखते हैं। तो 1 2 3 4 हो गया। बाकी रिएक्शंस देखते हैं अभी। जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो H2S जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है और H2SO4 जो है रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2S रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो पहले रिएक्शन क्या होगा, ये देखिए, यहाँ से बनेगा H2O प्लस SO2 एंड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, तो H2SO4 हो गया ये। अब ये H2S जो है इस नेसेंट ऑक्सीजन को लेगा और यहाँ से बनेगा H2O और सल्फर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। O कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा H2S प्लस H2SO4 गिव्स 2 H2O प्लस सल्फर प्लस SO2। अब यहाँ पे देखिए 4 हाइड्रोजन बैलेंस है, एक 2 सल्फर वो भी बैलेंस है, ऑक्सीजन 4 है, तो 2 and 2 4 ये भी बैलेंस है। तो इस तरह से H2SO4 जो है वो पहले SO2 प्रोड्यूस करेगा नेसेंट ऑक्सीजन और ये नेसेंट ऑक्सीजन H2S लेगा। अब देखते हैं यहाँ पे ये जो सल्फर है -2 है, अब ये हो गया 0, ये ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये +6 है, ये हो गया +4, ये रिड्यूस हो गया क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे H2SO4 इज
oxidizing agent, hence reduced from +6 to +4 for सल्फर। इसके अंदर जो सल्फर था वो रिड्यूस हो गया, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब H2S को लिखेंगे हम, H2S इज reducing agent, hence it is oxidized from -2 to 0। अब ये देखिए -2 से 0, ये जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और सल्फर का यहाँ पे जो है ये रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से H2SO4 के साथ रिएक्शन हो गया। अब हैलोजेंस, चाहे वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी हो, तो इन जनरल हम X2 के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है 6th विथ हैलोजेंस, ये X2 है और X2 में यहाँ पे हम लेंगे F2, Cl2, Br2 एंड I2, ये ऐसा करके जो है। अब यहाँ पे इन जनरल हम क्या करेंगे, H2S प्लस X2, तो अब क्या हो जाएगा, ये बनाएगा HX और सल्फर बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2HX प्लस सल्फर। अब HX क्या होगा, HF, HCl, HBr, HI कुछ भी हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं Cl2 के साथ। यहाँ पे देखिए ये हो गया H2 प्लस H2S प्लस Cl2, यहाँ से हो गया 2HCl प्लस सल्फर। तो इस तरह से विथ हैलोजेंस हम ले लिए। नेक्स्ट जो बाकी जो बचे हुए हैं वो तीनों रिएक्शन को हम लिखेंगे। जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 में हम H2S पास करते हैं तो यहाँ जो कलर चेंज है वो देखते हैं क्या है। FeCl3 मतलब Fe+3, जब एक्वस सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो येलो दिखेगा, लेकिन यही यदि कंसंट्रेटेड है तो ये दिखेगा रेडिश ब्राउन। और जब आपने H2S पास किया तो अब सॉल्यूशन का कलर हो जाता है ग्रीन। ग्रीन इसलिए कि अब जो प्रोडक्ट बना है वो है FeCl2 और Fe+2 जो है कैसा होता है, ग्रीन। तो यहाँ पे इक्वेशन देखते हैं, ये देखिए FeCl3 हो गया, इसके बाद ये H2S, यहाँ से बनेगा FeCl2। इसको 2 टाइम्स में कर देता हूँ, तो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन जो बचा हुआ है वो हो जाएगा 2HCl और इसके साथ जो है सल्फर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पे हम देखेंगे जो कलर चेंज है, तो रेडिश ब्राउन, या फिर यदि बहुत ही डाइल्यूट है तो ये दिखेगा येलो, लेकिन अब ये कलर कैसा हो गया, ग्रीन। इसके बाद हम देखेंगे एसिडिफाइड KMnO4 के साथ ये कैसा रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे 8th विथ एसिडिफाइड KMnO4। देखिए जो एसिडिफाइड KMnO4 है ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब जब H2S के साथ रिएक्ट करते तो H2S कैसा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जो KMnO4 है इसका कलर जो होता है पर्पल कलर। तो जब हम एसिडिफाइड KMnO4 में H2S पास करते हैं तो जो पर्पल कलर है वो हो जाता है डीकलराइज। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले KMnO4, इसको एसिडिफाइड हमने किया डाइल्यूट H2SO4 से, तो यहाँ से बनेगा K2SO4, 2MnSO4, 3H2 एंड +5 नेसेंट ऑक्सीजन। ये इस तरह से जो है ये बैलेंस हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन में जो ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है वो H2S जो है सेकेंड इक्वेशन में ले लेगा। तो सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा H2S + O और यहाँ से हो जाएगा H2O + S। अब 5O हमें चाहिए, तो सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ये देखिए 5, 5, 5, तो 5O कैंसिल्ड। अब जो फाइनल इक्वेशन है वो है हमारा 2 KMnO4 + 3 H2SO4 + 5 H2S और इस साइड बनेगा K2SO4 + 2
MnSO4 और ये हो जाएगा 8H2O एंड प्लस 8H2O प्लस 5S। इस तरह से जो है हम ले लेंगे। तो KMnO4 जो है इसका कलर है पर्पल, और अब ये जो है हो गया कलरलेस। तो इस तरह से एसिडिफाइड KMnO4 में H2S पास करने से उसका कलर पर्पल से कलरलेस हो जाता है, डीकलराइज हो गया ये। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ऑरेंज येलो टाइप कलर होता है। अब जब H2S इसमें पास किया जाता है तो सॉल्यूशन का कलर जो है वो हो जाता है ग्रीन, और ग्रीन इसलिए होता है कि अब यहाँ पे Cr+3 आयन बनता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो H2S कैसा है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये एसिडिफाइड जो K2Cr2O7 है वो कैसे नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और इसके बाद यही नेसेंट ऑक्सीजन H2S ले लेगा। तो देखते हैं यहाँ पे इक्वेशन। तो ये हो गया K2Cr2O7 प्लस H2SO4 गिव्स K2SO4 प्लस Cr2SO4 टेकन थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3O। याद रखिए KMnO4 के अंदर जो एसिडिफाइड हम करते हैं तो 5O मिलता है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट भी है 3O मिलता है। अब इसके बाद सेकेंड इक्वेशन में ये H2S इस नेसेंट ऑक्सीजन को लेगा और यहाँ से बनेगा H2O और सल्फर प्रेसिपिटेट। अब फर्स्ट इक्वेशन में 3O प्रोड्यूस हुआ है तो यहाँ भी तो 3O ही कंज्यूम होना चाहिए, देन विल मल्टीप्लाइड बाय 3। तो इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे 3 से। अब ये 3O जो है कैंसिल हो गया, तो फाइनल इक्वेशन, अच्छा यहाँ पे देखिए 3 and 1 4, तो 4 ये बैलेंस है ये, तो ये हो जाएगा K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 प्लस 3H2S, और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो है K2SO4 प्लस Cr2SO4 टेकन थ्राइस। अब ये देखिए 3 and 4 7H2O एंड प्लस 3 सल्फर, और यहाँ पे ये जो है ये ग्रीन कलर का है Cr+3 की वजह से। तो यहाँ पे ये है ऑरेंज येलो या येलोइश दिखेगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, लेकिन अब ये टर्न हो जाएगा ग्रीन में। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन H2S is passed into acidified K2Cr2O7 then its orange yellow color changes to green due to formation of, तो आपका आंसर है Cr+3। क्रोमियम सल्फेट में Cr+3 है। तो ये सारे हमने प्रॉपर्टीज देखे। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि यदि H2S है और इसमें से मॉइस्चर को हमें हटाना है तो कोई ना कोई तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए, तो क्या हम H2SO4 यूज कर सकते हैं? तो आंसर होगा नो। क्यों? H2SO4 के साथ ये रिएक्ट करता है। तो इसे हम ड्राई करते हैं कैल्शियम क्लोराइड या P4O10 के साथ। तो यहाँ पे हाउ टू ड्राई H2S, तो यहाँ पे यूज CaCl2 और P4O10। अब देखिए कैल्शियम क्लोराइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या P4O10 जो है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 भी है, लेकिन हम यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे H2SO4 is also डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो अब क्या हो गया, इसका रिएक्शन हो जाएगा, बट H2S can't be dried with H2SO4। रीजन क्या है? पहले भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि H2SO4 यहाँ से देता है H2O प्लस SO2 प्लस O, और ये H2S जो है इस नेसेंट ऑक्सीजन को लेगा, यहाँ से बनाएगा H2O प्लस S, O कैंसिल्ड, नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल्ड, और इक्वेशन हो जाता है H2SO4 प्लस H2S गिव्स 2H2O प्लस SO2 प्लस S। तो आपका H2S तो बचे ही नहीं ना, H2S तो कन्वर्ट हो गया सल्फर में, इसलिए हम H2SO4 को डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसा यूज नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट है हाउ टू टेस्ट H2S। हम कैसे मालूम करें कि जो गैस है वो H2S है,
या फिर कैसे मालूम करें जो गिवन साल्ट है वो सल्फाइड है। तो अब यहाँ पे पहले देखेंगे H2S के लिए यदि हम लेड एसीटेट पेपर ले आएँ तो उसके साथ ये ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट देता है। तो फर्स्ट वन लेंगे, इट गिव्स ब्लैक प्रेसिपिटेट विथ लेड एसीटेट पेपर, लेड एसीटेट पेपर। अब ये लेड एसीटेट पेपर क्या होता है? एक फिल्टर पेपर लेकर यदि लेड एसीटेट के सोल्यूशन में डाल दें, वो हो गया लेड एसीटेट पेपर। अब देखिए ये टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर से H2S आ रहा है, उस पेपर को हम यहाँ ऐसे लगा देंगे, लगाती जो है ये ब्लैक कलर का जो है हो जाता है, वही है टेस्ट H2S का। तो यहाँ पे इक्वेशन देखेंगे, CH3CO ट्वाइस Pb लेड एसीटेट हो गया, H2S। अब ये देखिए यहाँ से रिएक्शन हो जाएगा PbS प्लस 2 टाइम्स ऑफ CH3COOH। अब ये जो PbS आपको मिला इसका कलर जो है ये ब्लैक है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, और उसके अंदर जो है वो ब्लैक कलर का पेपर हो गया। तो एक तो ये टेस्ट हो गया। अब यदि मान लीजिए कोई सल्फाइड है तो उसके टेस्ट के लिए हम रिएजेंट जो लेते हैं उसका नाम है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। अब देखिए सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड भी कलरलेस, जो हमने एक्वस सॉल्यूशन सल्फाइड के लिए वो भी कलरलेस है। अब वहाँ पे जो है वायलेट कलर का जो है कॉम्प्लेक्स बनता है। देखते हैं क्या है टेस्ट। सेकेंड, डिटेक्शन ऑफ H2 माइनस आयन विथ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। अब यदि मान लीजिए सल्फाइड जो है वो सोडियम साल्ट के फॉर्म में है, क्योंकि जब क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे जो भी साल्ट आपको दिया है उसका सोडियम कार्बोनेट के साथ जो एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, तो जो भी नेगेटिव आयन है वो सोडियम कंपाउंड के फॉर्म में हो जाता है। तो वैसे ही हमने सल्फाइड आयन को कन्वर्ट करके Na2S बना दिया है। अब ये देखिए ये है सोडियम सल्फाइड। इसके बाद हम लेंगे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो यहाँ पे Na2FeCN5NO, ये देखिए ये है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये कलरलेस ही है। अब जब ये दोनों रिएक्ट होंगे, मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हमने Na2S डाला या Na2S में हमने ये फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, क्योंकि हमारा ये रिएजेंट है, तो दोनों के बीच जब रिएक्शन होगा तो यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए Na4FeCN5NOS। अब ये देखिए ये NO पहले से है, इसमें से S आ गया यहाँ पे, तो ये जो है सोडियम थायो नाइट्रोप्रोसाइड कहलाता है। इसका नाम है सोडियम थायो मतलब सल्फर, नाइट्रोप्रोसाइड, और इसका कलर जो है वो है पर्पल। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि टू डिटेक्ट द सल्फाइड आयन व्हेन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज यूज्ड, देन इन द प्रोडक्ट साइड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। अब यहाँ पे देखिए आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है, ये -1 है, ये +1 है, ये +1 है। तो देखिए +1 × 2 2 and 2 4, और ये हो गया 5, तो ये -5 से बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे NO के ऊपर होता है +1, सल्फाइड के ऊपर होता है -2, तो ओवरऑल तो -1 ही हुआ। तो देखिए -6 हो गया, ये 4 है तो +2। इसका मतलब हो गया कि इस टेस्ट में देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। तो ये जो है सोडियम सल्फाइड में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालते ही पर्पल कलर का जो है हमें वायलेट कलर का जो है कॉम्प्लेक्स मिलता है सोडियम थायो नाइट्रोप्रोसाइड, और कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ, पहले भी +2 अभी भी +2, सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो गया। H2S का स्ट्रक्चर वाटर के जैसा है। वाटर जो है वो भी बेंट एंगुलर है और H2S भी बेंट एंगुलर है, लेकिन मेजर डिफरेंस ये है कि वाटर के अंदर हम कंसीडर करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और वहाँ पे 2 लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल
104 डिग्री 31 मिनट आसपास हो जाता है, मतलब नियरली 104.5। एक्सपेक्टेड जो वहाँ पे बॉन्ड एंगल है वो है 109 डिग्री 28 मिनट, या आप राउंडेड ऑफ वैल्यू 109.5 कह सकते हैं। लेकिन जब वहाँ पे नियरली 104.5 हो गया तो हम कहते हैं इट इज़ ड्यू टू द टू लोन पेयर। एक लोन पेयर की वजह से 2.5 डिग्री रिड्यूस हुआ तो हो गया 104 डिग्री 31 मिनट या 104.5। लेकिन जब हम H2S लेते हैं तो बहुत ही डिफिकल्टी एक्सप्लेन करना है कि 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 से अचानक 92.5 कैसे हो गया। तो इसमें यह बिलीव किया जाता है कि H2S के अंदर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं बल्कि प्योर p ऑर्बिटल जो है इन्वॉल्व है। और आपको मालूम है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो p हैं, px, py, pz, ये ऐसे 90 डिग्री पे ओरिएंटेड है। तो यहाँ पे हमें ये कंसिडर करना है कि यदि p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो 92.5 के आसपास होगा ये। लेकिन आपके क्वेश्चन कैसे होंगे, या तो हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड पे होंगे तो आपको आंसर लिखना है sp3, और यदि दिया हुआ है कि p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग d ऑर्बिटल s क्या है तो फिर यहाँ पे p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। यहाँ पे 1.35 एंगस्ट्रॉम जो है बॉन्ड लेंथ है, दो लोन पेयर हैं और इस तरह से 92.5 डिग्री है। अब स्ट्रक्चर के बाद H2S के यूजेस देखेंगे। जैसा हम लोग ने रिएक्शन में देखा, एक ये केमिकल रिएजेंट है जो पॉजिटिव आयंस जो साल्ट के अंदर प्रेजेंट हैं उसको डिटेक्ट करने के काम आता है। अभी देखिए, जो पॉजिटिव आयंस जो साल्ट के अंदर होते हैं उनको हम कहते हैं बेसिक रेडिकल्स, क्योंकि वो बेस से बने हुए हैं। और जो निगेटिव आयन होता है वो उसको कहते हैं एसिड रेडिकल, क्योंकि वो एसिड पार्ट है। जैसे मान लिए NaOH और HCl का रिएक्शन हुआ और NaCl बने, तो Na कहाँ से है, NaOH बेस से है इसलिए बेसिक रेडिकल, और Cl माइनस कहाँ से है, HCl से है एसिड, इसलिए एसिड रेडिकल। तो साल्ट के अंदर एक पॉजिटिव आयन जिसे हम कहते हैं बेसिक रेडिकल, एक निगेटिव आयन जिसको हम कहते हैं एसिड रेडिकल। तो ये बेसिक रेडिकल के डिटेक्शन में काम आता है और रिड्यूसिंग एजेंट तो है ही। अब कुछ जो मेटल सल्फाइड्स हैं वो पेंट इंडस्ट्री में काम आते हैं, तो इसलिए H2S वहाँ भी हम यूज करते हैं।